किशन नाम का एक गरीब किसान सोनपुर गांव में रहा करता था। किशन के पास खेती करने के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उस जमीन के टुकड़े पर भी एक बड़ा पेड़ लगा हुआ था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही थोड़ी जगह थी। ऐसे ही एक दिन किशन की पत्नी शीतल उससे बोलती है। हम पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास वैसे ही थोड़ी सी तो जमीन है। खेती करने के लिए उसमें भी यह पेड़ हमारी कितनी सारी जगह को रोक लेता है। शीतल, एक किसान की पत्नी होकर तुम पेड़ पौधों को काटने की बात कर रही हो। यह बहुत ही गलत है। अरे जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक वैसे ही यह भी कभी नन्हा पौधा होगा और आज यह बड़ा होकर वृक्ष बन गया है। वैसे भी इस वृक्ष से हमें लाभ ही तो है। हम इसकी छाया तले बैठते हैं, खेतों में काम करके थक जाते हैं तो इसके नीचे आराम कर लेते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। किशन की बात सुनकर शीतल कुछ नहीं कहती है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत के साथ अपनी जमीन के टुकड़े पर खेती का काम करते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद उनके खेत में आखिरकार फसल लहराने लगती है। फसल पककर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी, जिसे देखकर किशन बोलता है। लगता है इस बार फसल के अनाज से मुझे मंडी में थोड़ा अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सका तो इस बार पैसे बचा के शीतल को एक नई साड़ी भी दे दूंगा। इतने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं लेकर दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते किशन घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश सारी रात होती है। अगली सुबह किशन अपने खेत का हाल देखता है तो दर्द से उसका कलेजा बैठ जाता है। उसकी पकी हुई सारी फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर किशन अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है। हे भगवान, यह तूने कैसा अनर्थ कर दिया। मुझ गरीब किसान के पास यह फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा थी और तूने वो भी मुझसे छीन लिया। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था भगवान। अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूंगा। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर किशन को गहरा सदमा पहुंचता है। वह बेचारा रोते हुए अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर उसकी बीवी बोलती है। मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही अपशगुन है। कल मैंने उसे काटने की बात क्या कह दी, रातों रात हमारी फसल ही खराब हो गई। आप मेरी बात माने उस पेड़ को कटवा ही दे, वही है जिससे हमारी फसल खराब हो गई है। शीतल, तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई। अरे उस पेड़ की इन सब में क्या गलती है? जो बर्बादी हुई है वह प्राकृतिक रूप से हुई है। अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। किशन जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और उसके बाद अपनी बर्बाद हुई फसल की कटाई करके एक तरफ करता है, जिसके बाद वह फिर से मेहनत करता है और जुताई का काम शुरू कर देता है। इस बार किशन अपने खेत में पालक के बीज बोता है। दोनों पति पत्नी पूरी मेहनत से हर रोज पालक के बीजों की सिंचाई करते हैं। कुछ हफ्तों में छोटे छोटे नन्हे नन्हे पालक के पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में सुखिया नाम का एक आदमी अपनी गाय भैंसों को चरा रहा होता है। तभी हरिया किसी से बात करने लग जाता है और उसकी गाय भैंस किशन के खेत में चली जाती है और उसकी पकी हुई ताजी हरी पालक को खा जाती है। तभी वहां पर किशन और शीतल आ जाते हैं। गाय भैंसों को पालक खाता देखकर किशन सुखिया से बोलता है। अरे सुखिया भाई, ये देखो तुम्हारे पशुओं ने क्या किया है। मेरी सारी पकी हुई पालक खा गए। अरे तो भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये पशु है, इनमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है और कहाँ नहीं चरना है। बताओ, गुस्सा ना हो तो क्या करें। आपको पता है ना कि यह फसल ही हमारी रोजी रोटी है। अब आपके पशुओं ने हमारी सारी फसल खाली बताई है। अब हम क्या करें? जो करना है करो, मुझे क्या कह रहे हो? तुम जैसे गरीबों का तो यही रोना धोना चलता है। चलो जाओ यहां से। आज तो मेरे पशुओं ने धोखे से तुम्हारे खेत को चरा है, लेकिन अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो
जबरदस्ती। हर दिन अपने पशुओं को तुम्हारे खेतों में ही चराने भेज दूंगा, समझे? फिर जो करना हो कर लेना। इतना बोलकर सुखिया घमंड दिखाता हुआ चला जाता है। बेचारे किशन और शीतल एक बार फिर से उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों उस पेड़ के तले नीचे बैठ जाते हैं जो उनके खेत में लगा था। तभी शीतल उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश कि यह पेड़ ही कोई फल या सब्जी का होता, कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता। और इस पर अगर फल या सब्जी लगे होते तो उसे हम सब्जी मंडी में बेचकर 4 पैसे ही कमा लेते। लेकिन इस पेड़ पर कभी कुछ नहीं लग सकता, ये तो बस यूं ही हरा भरा रहता है। शीतल इतना बोलती है कि तभी वो पेड़ हवा के झोंके से जोर से हिलता है और शीतल की गोद में 2 सेब आकर गिर जाते हैं। तभी शीतल इधर-उधर देखती है और बोलती है, सुनिए जी, ये सेब मेरी झोली में कहाँ से आ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, न कोई सेब का पेड़ है। अरे मुझे नहीं पता ये सेब कहाँ से आए हैं, और देखो ये कितने लाल रसीले और पके हुए हैं। कहीं ये भूतिया सेब तो नहीं है? किसी ने जादू टोना करके तो नहीं फेंका है? इतना कहकर शीतल उन सेब को अपने से दूर खेत में फेंक देती है। जैसे ही वह सेब धरती को छूते हैं तभी वहां पर 2 छोटे पौधे निकल आते हैं। यह देखकर किशन और शीतल हैरान हो जाते हैं। तभी किशन बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसा जादू हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। शीतल, मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही शीतल और किशन वहां से चलने लगते हैं तभी उन्हें एक आवाज आती है। रुक जाओ, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस आवाज को सुनकर शीतल और किशन पीछे पलटते हैं, पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। दोनों इधर-उधर देखते हैं। तभी उनके कानों में फिर से आवाज आती है, इधर उधर मत देखो, ये मैं बोल रहा हूं। मैं तुम्हारे खेत में लगा हुआ यह पेड़, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूं, मैं एक जीता जागता पेड़ हूं। क्या कहा? जीता जागता पेड़? यानी कि हम दोनों जो भी बातें करते हैं तुम वो सब सुन सकते हो और देख भी सकते हो। हाँ, सही कहा तुमने। मैं सब कुछ देख रहा हूं और मैं तुमसे खुश भी हूं, क्योंकि तुम प्रकृति से प्यार करने वाले एक सच्चे किसान हो। कितने लोगों ने तुमसे मुझे कटवाने की सलाह दी, लेकिन तुमने कभी किसी की हां में हां नहीं मिलाई। प्रकृति ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर भी तुमने किसी को भी दोष ना देते हुए वापस से मेहनत की। फिर से तुम्हारी फसल खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुमने चुपचाप सब सह लिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मदद? कैसी मदद? तुम हमारी क्या मदद करोगे? मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जी दोनों ही अपने ऊपर उगा सकता हूं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से अब मेरा जादू थोड़ा कम हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे इस पालक के खराब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए जादुई पालक के बीज दूंगा। उन बीजों को तुम अपने खेतों में हर तरफ बो देना, और फिर उसका जादू देखना। बस याद रहे कि किसी को भी तुम मेरे या फिर इन जादुई बीजों के बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। मैं और मेरी पत्नी कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। किशन की बात सुनकर वह पेड़ बिना हवा के जोर से हिलता है और एक पोटली में बंधे हुए कुछ बीज जमीन पर आ गिरते हैं। किशन उस पोटली को उठाता है। तभी वह पेड़ फिर से बोल पड़ता है। इस पोटली के अंदर ही वह जादुई पालक के बीज हैं। आज रात को तुम दोनों पति पत्नी उन बीजों को अपने खेत में बो देना और सुबह उन बीजों का चमत्कार देखना। उस पेड़ के कहे अनुसार किशन और शीतल रात को अपने खेतों में उन जादुई पालक के बीजों को बो देते हैं। अगली सुबह जब किशन और शीतल अपने खेत की तरफ जाते हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में ऊंची ऊंची ताजी हरी पालक लहरा रही थी। यह देखकर किशन और शीतल खुशी से झूम उठते हैं और शीतल बोलती है, ये तो कमाल हो गया जी, रातों रात हमारा खेत पालक से भर गया। अब तो हम इसे मंडी में ले जाकर इससे पैसे कमा सकते हैं, अपने घर में राशन ला सकते हैं। धन्यवाद हो इस पेड़ का जिसने हमें जादुई पालक के बीज दिए।
चलिए जी जल्दी से कटाई और बंधाई का काम शुरू करते हैं। शीतल की बात सुनकर किशन जल्दी से हाथ में दरात उठाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी पालक की कटाई करते हैं और फिर उनकी झुट्टियां बनाकर उन्हें बांध लेते हैं और फिर दोनों पति पत्नी मंडी में ले जाकर अपनी पालक को बेच आते हैं। उस पालक से उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे किशन और शीतल घर का राशन लेकर आते हैं। इसी काम में उनका सारा दिन बीत जाता है। अगली सुबह उठकर जब दोनों पति पत्नी अपने खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां फिर से ऊंची ऊंची हरी पालक लगी है। यह देखकर दोनों अचंभित हो जाते हैं और उस पेड़ के पास जाकर बोलते हैं, पेड़ जी, कल जो हमने जादुई बीज बोए थे, इसीलिए रातों रात पालक आ गई। लेकिन गुजरी रात तो हमने कोई बीज बोया ही नहीं, तो फिर यह पालक कैसे आ गई? उसी जादू से जिस जादू से परसों रात आई थी। जो बीज मैंने तुम्हें दिए हैं वह कोई आम बीज नहीं है। तुम जितना भी इस पालक को काटोगे, हर सुबह यह पालक तुम्हें ऐसे ही लहराते हुए मिलेगी। अब तुम जितना चाहे उतना धन कमा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी। आपने तो सच में वो गरीब किसान का जीवन ही परिवर्तित कर दिया है। मैं आपका यह एहसान सारी उम्र कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक ईमानदार और सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की। क्योंकि आज के समय पर जहां मनुष्य प्रकृति को तबाह कर अपना जीवन बसा रहा है, वहीं तुम प्रकृति के प्रति बहुत ही वफादार हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मदद के लिए चुना, वरना इतने सालों से मैंने कभी किसी की कोई मदद नहीं की है। पेड़ की बातें सुनकर किशन फिर से उसका बहुत धन्यवाद करता है और इसी तरह जादुई पालक से किशन का जीवन सुधर जाता है। धीरे धीरे पालक बेचकर किशन बहुत सारा धन एकत्रित करता है, जिससे वह अपने कच्चे घर को एक पक्के मकान में परिवर्तित करता है। साथ ही गांव में और जमीन भी खरीद लेता है और उन पर पूरी ईमानदारी से खेती करता है। रामनगर नाम के गांव में अजय नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीनू और 3 साल के बेटे मिंटू के साथ रहता था। गांव में उसका अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में उगे मटर बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे, इसलिए हर कोई अजय से मटर खरीदना ही पसंद करता था। इस बार भी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। इस बार सारी फसल बिकने के बाद मैं पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में एक नया कूलर भी लगवाऊंगा। इसके बाद तुम्हें पूरा दिन गर्मी में बैठने की जरूरत नहीं होगी। भगवान की दया से आपका काम ऐसे ही अच्छा चलता रहे। मैं इस बार आपकी कमाई से थोड़े पैसे ज्यादा बचा कर रखूंगी, ताकि अगले साल हम अच्छे स्कूल में मिंटू का दाखिला करवा सके। मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर खूब कामयाब हो, उसे हमारी तरह अपनी जिंदगी में ऐसी किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जो बुरे दिन हमने देखे हैं वो मेरा बच्चा कभी ना देखे। सच कहा मीनू, ये गरीबी सच में बड़ी बुरी चीज़ है। जितनी जल्दी हो, मैं बस इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए थोड़ी ज़मीन और खरीद लूँगा। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो मैं शहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल बेचूंगा। आज मुझे मटर की कटाई भी करनी है। चलो मैं खेत चलता हूँ। रुकिए, इस बार मटर की फसल काफी ज्यादा है। आप अकेले कटाई कैसे करोगे? मैं भी आपके साथ खेत में चलती हूँ। दोनों पति पत्नी मटर की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। उनके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कमलेश का भी मटर का खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वह अजय के खेत की अच्छी मटर की फसल देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। देखो तो जरा, ना जाने इसके खेत में मटर की इतनी अच्छी फसल कैसे उग गई। मेरा खेत भी इनके बगल में ही है, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल इसके खेत की फसल जैसी नहीं हुई। जरूर इसने मेरी फसल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। कमलेश मन ही मन यह सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक ठेकेदार आता है। वह अजय के पास जाता है। अरे अजय, तुम्हारे खेत की मटर की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 50 किलो चाहिए। अगर तुमने यह मटर किसी और को बेचने का वादा नहीं किया है तो इसमें से 50 किलो मुझे दे दो। नहीं नहीं ठेकेदार साहब, मैंने अभी तक मटर किसी को नहीं बेची है। इस बार मेरे खेत में लगभग 200 किलो मटर उगी है। मैं 2-3 दिन में आपके पास 50 किलो मटर भिजवा दूंगा।
ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना, मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार साहब। अरे मालिक, थोड़ी मटर मेरे खेत से भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफी मटर उगाई है। इस बार तुमने अपने खेत में मटर तो उगाई है, लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन फिर भी एक बार मुझे कुछ मटर छकाकर दिखा दो। अगर खाने में अच्छी हुई तो मैं तुमसे भी थोड़ी मटर खरीद लूंगा। यह सुनकर कमलेश ठेकेदार साहब को थोड़ी मटर खाने के लिए दे देता है, लेकिन ठेकेदार साहब को वह मटर खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। माफ करना कमलेश, लेकिन मैं तुमसे यह मटर नहीं खरीद सकता। इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर मैं तुमसे यह मटर खरीद लेता हूं तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार जब तुम मटर उगाओ तो थोड़ी अच्छी खाद का इस्तेमाल करना हो सकता है, तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाए। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं, लेकिन ठेकेदार साहब के मटर ना खरीदने पर कमलेश अजय पर बरस पड़ता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अजय से कहता है, मैं जानता हूं अजय कि तुम्हारी वजह से ही मेरे मटर नहीं बिके। हम दोनों के खेत अगल बगल में हैं। उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे खेत की मटर की फसल इतनी अच्छी हो और मेरे खेत के मटर ऐसे। तुमने जरूर मेरे खेत की मटर की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से इन मटर का स्वाद अच्छा नहीं है। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो कमलेश भैया? मैं भला तुम्हारे खेत में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम अपने मन में मेरे लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही आकर मटर खरीदे। अगर मेरे खेत में भी अच्छे मटर उगते तो तुम्हारी ग्राहकी कम हो जाती। मेरे खेत के मटर इतने अच्छे होते कि ठेकेदार साहब भी तुमसे मटर खरीदने के बजाय मुझसे ही खरीदते। लगता है तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और ना ही कभी किसी के बुरे के बारे में सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अरे जाओ जाओ, मैं जानता हूं अच्छी तरह से ये सब तुमने ही किया है। तुम जलते हो मुझसे। बस अब बहुत हो गया कमलेश भैया। आपको जो बोलना था आप बोल चुके। हम समझ सकते हैं कि आपके खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने परेशानी में आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है ये सब तो भगवान जानता है। हम तो बस आपसे इतना ही कह सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह बहुत गलत सोच रहे हैं। चलिए जी, चलते हैं यहाँ से। कमलेश की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह दोनों वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बाद अजय ठेकेदार जी को 50 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बिकना बची थी। जब ठेकेदार साहब ने उसे मटर खरीदी तो लोगों को वह मटर काफी पसंद आई, तो बाकी ठेकेदारों ने भी अजय को मटर का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी मटर के लिए ऑन ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से वह बहुत खुश था। हमें सारी मटर के ऑर्डर मिल गए। अब हमारी सारी मटर अच्छे दाम में बिक जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो मैं उनमें से कुछ कमलेश भैया को दूंगा, ताकि वह फिर से अपने खेत में मटर उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वह तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं, तो आप उनकी क्या मदद करोगे? भले ही वह कुछ भी मानते हो, लेकिन है तो वह मेरा पड़ोसी ही। एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं कमलेश के ऐसे बुरे समय में उसकी मदद करूं। कमलेश भैया ने आपको इतना भला बुरा कहा, उसके बाद भी आप उनकी इतनी मदद करना चाहते हैं? काश वह आपके मन के भावों को समझ पाते तो आपके बारे में इतना गलत कभी नहीं सोचते। जहां अजय कमलेश के लिए ऐसा सोच रहा था, वहीं कमलेश अजय से जलकर उस रात गांव में सबके सो जाने के बाद अजय के गोदाम में रखी सारी मटर की फसल में आग लगा देता है। सुबह उठकर जब अजय अपने गोदाम में जाता है तो देखता है कि उसके गोदाम में रखी हुई सारी मटर की फसल जल चुकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। ऐसा होने की वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
सुबह अपने गोदाम में जोर जोर से रोने लगता है। मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था भगवान, जो मेरे साथ ऐसा हुआ? ये मेरी इतनी महीनों की मेहनत थी, मेरी पूंजी इसमें लगी थी, ये मेरी साल भर की कमाई थी। अब मैं क्या करूं? अजय को इस तरह रोते हुए देखकर कमलेश बहुत खुश होता है। अजय परेशान होकर अपने घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। अगले दिन बड़े ही निराशा से अजय अपने खेत में मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत मटर की हरी भरी फसल से लहलहा रहा है। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं अजय, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यह सब बिल्कुल सच है। अरे भला ये किसकी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई है भी नहीं। नहीं अजय, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। जरा यहाँ पर देखो, मैं हूँ जादुई मटर। उस आवाज को सुनकर अजय उसकी तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बोलने वाली मटर खड़ी थी। अरे तुम कैसी मटर हो? तुम्हारे तो हाथ पैर और आंखें भी हैं। तुम मुझसे बातें भी कर रही हो। अब तो पक्का ये कोई सपना ही होगा। नहीं अजय, यह कोई सपना नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ दिन पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी कमलेश ने तुम्हें बिना किसी गलती के इतना सुना दिया, लेकिन फिर भी तुमने उससे कुछ गलत नहीं कहा। ऊपर से तुमने तो उल्टा उसकी मदद करने के बारे में सोचा। तुम्हारी यह अच्छाई देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि कमलेश ने गलतफहमी के चलते अपनी जलन की वजह से तुम्हारी मटर की फसल में आग लगा दी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने चली आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, लेकिन मैं तुमसे एक और मदद मांगना चाहता हूं। भले ही कमलेश भैया ने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुमने मेरे खेत को मटर की फसल से हरा भरा कर दिया, उसी तरह तुम कमलेश भैया के खेत को भी हरा भरा कर दो। यह बात बोलकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा ही कर देती हूँ। अजय के कहने पर वह जादुई मटर कमलेश के खेत को भी मटर की फसल से हरा भरा कर देती है। लेकिन कमलेश यह सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वह अजय के पास जाकर उससे माफी मांगता है तो अजय भी सब कुछ भूलकर उसे अपने गले से लगा लेता है। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं होता और अजय के अच्छे व्यवहार की वजह से जादुई मटर हमेशा उसका साथ देती है। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के गांव में अशोक, एक गरीब आदमी, अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वह जमींदार जी के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे ही वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाया करता था। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, आप मुझे इस महीने की पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले। यह क्या है सेठ जी? यह तो सिर्फ 2000 रुपए है। मेरी पगार तो पूरे 5000 है। 5000 पगार तब है जब तू दिन और रात मेरे इस खेत पर काम करेगा। दिन के सिर्फ 12 घंटे काम करने के मैं तुझे इतने पैसे थोड़े ना दूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? पगार तो हमेशा 10 से 12 घंटे काम करने की ही मिलती है। हाँ तो जा, जहां ऐसा होता है वहां पर जाकर काम कर ले। मेरे यहां तो ऐसा ही होता है, काम करना है तो कर, वरना निकल यहां से। देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से अपने घर का राशन, अपनी माँ की दवाइयाँ, अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बोला ना, तुझे इससे ज्यादा पगार नहीं मिलेगी। तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चुपचाप जाता है या फिर अपने आदमियों को बुलाकर तेरी खातिरदारी करवाऊं, उसके बिना तू मानेगा नहीं। अपने सेठ की ऐसी बातें सुनकर अशोक चुपचाप 2000 लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आ गए आप। आज तो आपको पगार मिलने वाली थी ना। लाइए, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं जाकर घर का राशन और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। अशोक अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख देता है। ये क्या? ये तो सिर्फ 2000 है।
इसमें तो ठीक से घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ भी नहीं आएगी। आपने प्रिया के स्कूल की फीस अपने पास ही रख ली है क्या? नहीं गीता, इस बार सेठ जी ने मुझे इतने ही पैसे दिए हैं। वह बहुत कंजूस है और चालाक भी। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का भी पूरा पैसा नहीं दिया। जब मैंने उनसे बाकी के पैसे मांगे तो कहने लगे कि अगर पूरे पैसे चाहिए तो दिन के 24 घंटे यहीं पर काम कर। काश मुझे कोई और काम मिल जाता तो मुझे ऐसे अत्याचारी सेठ के यहाँ काम ना करना पड़ता। चिंता मत कीजिए जी, आपने भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। देखना, जल्द ही हमारे पास कोई हल निकल कर आएगा और आपको उस बुरे सेठ के यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं सब्जी और आटा लेकर आती हूँ, आप घर का जरा ध्यान रखिए। ठीक है गीता। गीता कुछ पैसे लेकर बाजार से आटा और सब्जी लेने जाती है। भैया, ये सब्जी कितने की दी? पालक की गुच्छी 10 की है, मटर 100 रुपए किलो है, गोभी 50 की एक है और आलू जो है वो 20 के किलो है। इन सब्जियों में से तो बस आलू और पालक ही थोड़े सस्ते हैं। आप मुझे 1 किलो आलू के साथ एक गुच्छा पालक दे दीजिए। आज घर पर सबके लिए आलू पालक की सब्जी ही बना दूंगी। गीता सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देकर आगे आ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने ठेले पर कुछ बैंगन रखकर बेच रही थी। वह गीता को आवाज लगाती है। बेटा, यह बैंगन बहुत ही ताजा है, तुम यह बैंगन खरीद लो। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीदी है। मैं कल आपके यहाँ से बैंगन खरीद लूंगी। बेटा, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मुझे अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। तुम यह बैंगन खरीद लोगी तो मेरे पति की 1 दिन की दवाई आ जाएगी। चिंता मत करो, यह बैंगन बिल्कुल ताजा है, 3-4 दिन भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। लेकिन माँ जी, इन बैंगन का रंग तो बिल्कुल लाल है। मैंने तो आज से पहले कभी लाल रंग के बैंगन नहीं देखे। बेटा, यह मेरे खेत के खास बैंगन है जो साल में 1 ही बार उगते हैं और यह जिसके भी पास जाते हैं उन्हें बहुत खुशी देते हैं। तुम इन्हें ले जाओ, तुम्हारे घर में भी बहुत खुशहाली आ जाएगी। लगता है यह माँ जी इन बैंगन को बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, वरना अगर यह लाल बैंगन सचमुच खुशहाली लेकर आते तो यह माँ जी इन्हें मुझे क्यों बेचती? इन्हें अपने घर ही ना ले जाती? अरे बेटा, तुम मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी। यह बैंगन कितने रुपए के हैं? यह सारे बैंगन तुम 50 रुपए में ले जाओ बेटा। इतने पैसों में मेरे पति की दवाई आ जाएगी। लेकिन मेरे पास भी सिर्फ 50 ही रुपए बचे हैं। अगर मैंने इन पैसों से बैंगन खरीद लिए तो घर पर दूध नहीं ले जा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आ जाएगी। ये लीजिए माँ जी, आपके 50 रुपए। आप मुझे ये सारे बैंगन दे दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। ये लाल बैंगन तुम्हें बहुत खुशी दे। गीता लाल बैंगन को लेकर अपने घर पर आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना बेटा, लेकिन आज घर में दूध नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी सबके लिए खाना ही बना रही हूँ, तुम बस थोड़ी देर बैठो। मैं आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर बस अभी लाती हूँ। ठीक है माँ। गीता सब्जी बनाने के लिए लाल बैंगन को धोने के लिए जाती है, लेकिन वह जैसे ही पानी का नल चालू करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, जल्दी से इस पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। कहीं प्रिया तो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही? गीता इधर उधर देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वह नल बंद करके अंदर सब्जी बनाने चली जाती है। जल्दी से खाना बना देती हूँ, सबको बहुत जोर से भूख लगी है। गीता जैसे ही लाल बैंगन को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही लाल बैंगन उसके हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, मैं अभी अभी तो इन बैंगन को धोकर लाई थी और यह है कि अपने आप उछलकर जमीन पर गिर रहे हैं। मुझे जल्दी से सब्जी काटने दो, मुझे सबके लिए खाना बनाना है। अरे, अगर तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अरे, फिर से वही आवाज। आखिर यह आवाज बार बार आ कहां से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन और यह सब लाल बैंगन मेरे भाई बहन हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं।
गीता जैसे ही उन लाल बैंगन की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी की दो प्यारी प्यारी आंखें थी। हे भगवान, यह उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे कैसे बैंगन दे दिए? इन सबके तो मुंह और आंखें हैं, कहीं यह सब कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं है, हम तो जादुई लाल बैंगन हैं। हम परलोक से आए हैं। वो बूढ़ी अम्मा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि परिलोक की परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों की परीक्षाएं लेती हैं। जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है, वह हमें उनके पास भेज देती है, ताकि हम उनके पास जाकर उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैंगन हो, तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हमने तुमसे कहा ना कि हम कोई आम बैंगन नहीं है, हम जादुई लाल बैंगन हैं। तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, तो फिर तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना दो। घर में सभी को बहुत भूख लगी है और अब खाना बनाने का समय भी नहीं बचा है। मेरे घर वालों ने वैसे भी बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया, तो तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दो। ठीक है गीता, मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता हूँ। जादुई लाल बैंगन अपनी आंखों को बंद करके कुछ मन में बोलता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना, वह भी इतना स्वादिष्ट। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन। मैं अभी अपने घर वालों को खाना परोस कर आती हूँ। गीता जैसे ही अपने घर वालों को खाना परोसने जाती है तो सभी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। गीता, घर पर तो खाने के लिए इतना सब कुछ था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे बना दिया? अशोक के इतना पूछने पर गीता उसे जादुई लाल बैंगन के बारे में बताती है। क्या कहा जादुई लाल बैंगन? अगर वह सच में जादुई है तो तुम उनसे प्रिया की स्कूल की फीस भी मांग लो। अगर वह हमारी मदद कर देगा तो मैं अगले महीने उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है अशोक, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर वैसे भी तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। मैं अभी दे देता हूँ पैसे। जादुई लाल बैंगन फिर से अपने आंखें बंद करके अपने मन में कुछ बोलता है। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी की संदूक आ जाती है। ये लो अशोक, इस संदूक के अंदर तुम्हारे लिए पैसे हैं। अशोक जैसे ही उस संदूक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे और हीरे जवाहरात होते हैं। मैंने तो बस अपनी बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सारा धन दे दिया। भला मैं इतने धन का क्या करूंगा? तुम सचमुच बहुत ही भोले हो। इस धन से तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। मेरी यह जादुई संदूक कभी अपने अंदर से धन को खत्म नहीं होने देती। तुम इसके अंदर से जितना भी धन लोगे, उतना ही धन इसके अंदर वापस आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं अशोक, यही तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे अब परिलोक पहुंचना होगा। इतना कहकर जादुई लाल बैंगन वहाँ से गायब हो जाता है। उसके वहाँ से जाते ही अशोक का टूटा फूटा पुराना घर बिल्कुल नए घर में बदल जाता है। अब अशोक गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। जब भी कोई गरीब या जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है तो वह किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता। इसलिए वह जादुई लाल बैंगन के जादू से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है।